गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि अपना चैप्टर नंबर 10 एल्किल एवं एरिल हैलाइड या हेलो एल्केन व हेलो एरिन चल रहा है, जिसमें हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन को बनाने की विधियां कर ली थी। रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक गुण कर लिए थे। रासायनिक अभिक्रियाओं में भी हमने हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें हमने नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कर लिया था। आज हम उसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ त्रिविम रासायनिक पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, त्रिविम रसायन का मतलब है समावयवता से यहाँ पे जो है ये हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, आइसोमेरिज्म यानी समावयवता की अगर हम बात करें तो समावयवता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता और एक होती है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। त्रिविम समावयवता के कुछ जो है पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। एक होती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल का मतलब विन्यासी समावयवता और कन्फर्मेशनल का मतलब है समरूपण समावयवता। ठीक है, समरूपण समावयवता भी आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है, चैप्टर नंबर 13 में। यहाँ पर हम विन्यासी समावयवता जो है यानी कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी एक है प्रकाशीय समावयवता और दूसरी है ज्यामितीय समावयवता। आज हम यहाँ पे प्रकाशीय समावयवता को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाशीय समावयवता को लेकर के हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए, प्रकाशीय समावयवता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब सबसे पहली बात तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। देखिए, जो साधारण प्रकाश होता है यानी लाइट जो है, ऑर्डिनरी लाइट, वो सभी दिशाओं में क्या करता है, ऑसिलेशन यानी उसका जो कंपन है वो सभी दिशाओं में होता है, या घूर्णन कह सकते हैं हम कि उसका घूर्णन सभी दिशाओं में होता है। ऐसी लाइट जो सभी दिशाओं में घूर्णित हो रही हो, अगर उसमें और घूर्णन हो तो कितना होगा वो हम पता नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में या एक ही दिशा में कंपन करने वाली लाइट मिल जाए और वो अगर घूर्णित होती है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, घूर्णन कोण निकाल सकते हैं। तो किया क्या गया कि निकोल नाम के साइंटिस्ट ने एक प्रिज्म बनाया और उस प्रिज्म से हमने क्या किया, समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त किया। कैसे करते हैं कि जो ऑर्डिनरी लाइट है यानी सामान्य जो प्रकाश है, जो सभी दिशाओं में क्या हो रहा है, घूर्णित हो रहा है, उसको निकोल प्रिज्म से निकालते हैं और जो हमको चाहिए किसी एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करे, ऑसिलेशन करे या रोटेशन करे, या जिसे हम कह रहे हैं कंपन करे, एक ही दिशा में जो कंपन करती है वो ले लेते हैं, बाकी सबको रोक देते हैं। उसे हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, या एक वर्णी प्रकाश भी कहा जाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक वर्णी ही होता है उसके अंदर, वर्ण मतलब कलर जो होते हैं, एक वर्णी प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं उसको। समझ में आ गई बात। उसके बाद आते हैं हम प्रकाशीय समावयवता के ऊपर कि प्रकाशीय समावयवता होती क्या है। देखिए, जब हम किसी यौगिक में से समतल ध्रुवित प्रकाश को पास कराते हैं और वो यौगिक अगर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को अगर घुमा देता है यानी घूर्णित कर देता है, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के यौगिकों को हम ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। ठीक है, और जितने कोण पर घुमाता है वो, उस कोण को हम ध्रुवणमापी द्वारा नाप लेते हैं। ठीक है, यदि यौगिक प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा जो होती है, तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं और इसे स्मॉल डी या प्लस के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और अगर तल को बाईं ओर घूर्णित करता है तो उसे हम वामा घूर्णक या स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसे माइनस के साइन द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है।
और इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है, यानी ये जो पूरा घटना है, इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवण समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई कि हमने समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक में से निकाला, है ना, उसके विलयन में से, कहने का मतलब। तो अगर वो प्रकाश के तल को घूर्णित करता है तो ऐसा यौगिक क्या कहलाता है, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाता है। ठीक है, ये तो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि प्रकाशीय समावयवता। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे आणविक असममितता, कायरलता और प्रतिबिंब रूप। देखिए, ये चीज़ त्रिविम रसायन को सबसे पहले लुई पाश्चर ने देखा। लुई पाश्चर को ही हम आधुनिक रसायन या आधुनिक त्रिविम रसायन का जो है क्या कहते हैं, फादर कहा जाता है। उसने कुछ क्रिस्टल देखे जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब थे। वहाँ कोई दर्पण रखा नहीं है, लेकिन एक ही यौगिक के बहुत सारे क्रिस्टल है। और ये भी बता दूं, वो यौगिक था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के क्रिस्टल रखे थे, और जब वो उनको छांटने लगा तो उसने देखा कुछ क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टलों के प्रतिबिंब रूपी समावयवी लग रहे, जैसे वहाँ कोई दर्पण रखा हो, वो उनसे जस्ट अपोजिट नज़र आ रहे थे। तो उसने क्या किया, उनका जो अलग अलग जो दर्पण रूपी नज़र आ रहे थे उनको अलग किया, और अलग करके दोनों का अलग अलग क्या बनाया, विलयन बनाया, और विलयन बना करके उनमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को पास कराया। समतल ध्रुवित प्रकाश को जब उसमें से निकाला, विलयन में से, दोनों विलयन में से, तो उसने देखा कि दोनों ही प्रकार के क्रिस्टल समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर रहे हैं, लेकिन समान परिमाण से और विपरीत दिशा में। समान परिमाण का मतलब है कि दोनों का जो रोटेशन एंगल है वो इक्वल आ रहा है। यानी कि अगर एक प्रकार के क्रिस्टल हम कहें कि समतल ध्रुवित प्रकाश को 40 डिग्री राइट में रोटेट कर रहे हैं, यानी +40, तो दूसरे वाले जो क्रिस्टल हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश को 40 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं, यानी कि -40। तो परिमाण तो समान है, लेकिन दिशाओं में क्या है, वो विपरीत है। ठीक है, तो लुई पाश्चर ने ये बोला कि ध्रुवण घूर्णन में ये जो अंतर आ रहा है, ध्रुवण घूर्णन में ये जो अंतर आ रहा है, ये अणुओं में परमाणु की तीनों विमाओं में विभिन्न व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अणु के विन्यास से संबंधित है। इसीलिए मैंने कहा विन्यासी समावयवता, यानी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी कि जो अणु की जो त्रिविम व्यवस्था होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से वो समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग दिशा में मोड़ रही है। ठीक है, तो त्रिविम विन्यास में से संबंधित है। बाद में वॉन्ट हॉफ और लिबेल ने ये बताया कि कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताओं पर अगर हम चारों अलग अलग, क्योंकि कार्बन आपको मालूम है चतुष्फलकीय होता है, उसकी संयोजकता 4 होती है, और चारों संयोजकताओं पर यदि अलग अलग प्रतिस्थापी जोड़ दिए जाएं या अलग अलग अणु जोड़ दिए जाएं, तो ऐसा कार्बन या ऐसा जो यौगिक है वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। और ऐसे कार्बन परमाणु को हम क्या कहते हैं, असममित कार्बन परमाणु या त्रिविम केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिविम केंद्र, क्योंकि त्रिविम रसायन उस अणु के अंदर उसी कार्बन से शुरू हुई है। किस कार्बन से, जिस कार्बन की चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह जुड़े हैं। क्योंकि जब अलग अलग समूह जुड़े होंगे तो ऐसा अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर कभी भी अध्यारोपित नहीं हो सकता। ठीक है, अध्यारोपण का मतलब है कि पूरी तरीके से ढक नहीं पाएगा उसको, बिल्कुल, है ना, यानी पूरा 100% ग्रसित रूप नहीं बन सकता। ऐसा कार्बन असममित कार्बन कहलाता है। अब ये सममिति और असममिति क्या है, देखिए, सममिति तत्व 3 होते हैं, सममिति अक्ष, सममिति तल और सममिति केंद्र। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई सा भी एक सममिति तत्व किसी यौगिक में उपस्थित है तो ऐसा यौगिक कभी भी असममित नहीं हो सकता, और अगर यौगिक असममित नहीं होगा तो वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा।
यानी प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? एसिमेट्री की, यानी असममितता की। यानी ऐसे अणु जिनमें सभी प्रकार की सममिति तत्व, यानी सममिति केंद्र, सममिति तल और सममिति अक्ष, ये तीनों सममिति तत्व अनुपस्थित होंगे, ऐसा कार्बन क्या कहलाता है? असममित कहलाता है। और असममित कार्बन जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट करेगा, यानी मोड़ेगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी प्रकाशीय सक्रिय होगा। और ऐसा अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहां देखिए जैसे, और ऐसे अणु जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताओं पर अलग अलग परमाणु जुड़े हों, ऐसा कार्बन क्या कहलाता है? किरैल कार्बन कहलाता है। हिंदी में किरैल या कायरल बोलते हैं। क्या कहलाता है? कायरल। यानी जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिक अणु, असममित जो अणु है, उसमें वो कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग परमाणु जुड़े हों या अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़े हों, वो कार्बन हमेशा क्या कहलाता है? कायरल कार्बन कहलाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए, अगर हम अपने दोनों हाथों को देखें तो हमारे दोनों हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ का दर्पण प्रतिबिंब नजर आता है। देखिए यहाँ कोई दर्पण लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस तरीके से रख के, तो एक हाथ आपका दूसरे हाथ का दर्पण ऐसा नजर आता है जैसे कोई बीच में दर्पण रखा हो। और अगर इस हाथ को इस दूसरे हाथ के ऊपर अगर आप अध्यारोपित करना चाहेंगे तो वो पूरी तरीके से अध्यारोपित नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मोड़ना नहीं है, सीधा अध्यारोपित करना, तो वो अध्यारोपित नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हैं, लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो रहे। तो ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते, क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब रूपी समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे वो? प्रतिबिंब रूपी समावयवी, यानी एनेंटियोमर कहलाते हैं। ठीक है, और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब भी हैं और एक दूसरे पे अध्यारोपित भी हो जाते हैं। ऐसे यौगिक प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि अगर यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सममिति तत्व उपस्थित जरूर है, वो असममित नहीं है। और अगर असममित नहीं है तो वो प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हो गई एनेंटियोमर्स, यानी कि कायरलता और प्रतिबिंब रूपी समावयवता के बारे में। ये देखिए, ये कायरल है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे, इसका मतलब ये कायरल है। ठीक है, तो अनअध्यारोपित, यहाँ हम क्या अध्यारोपित नहीं हो रहे, दर्पण प्रतिबिंब है ना, मिरर इमेज। यहाँ देखिए ये एक दूसरे के ऊपर आराम से अध्यारोपित हो सकते हैं, है ना, तो ये अध्यारोपित होने वाले दर्पण प्रतिबिंब हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? असममितता, है ना, कि असममित होना चाहिए, है ना, यानी कि अणु कैसा होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। उसमें एक कार्बन कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग यौगिक जुड़े हों। ठीक है, देखिए, तो लुई पास्चर की हमने बात करी थी, तो जलीय विलयन में से उसने क्या कहा, देखा और ये बताया कि ये जो अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? विन्यास से संबंधित है। उसके बाद वेंट हॉफ ने और इन्होंने जो किया कि स्वतंत्र रूप से कार्य किया था और ये देखा कि कार्बन के चारों ओर अगर चारों संयोजकताओं पर त्रिविम व्यवस्था चतुष्फलक की होती है कि कार्बन परमाणु सभी प्रतिस्थापी भिन्न हो तो अणु का दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं होता। ऐसे कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं हम? असममित कार्बन परमाणु या त्रिविम केंद्र कहते हैं। ठीक है, परिणामी अणु की सममितता भंग हो जाती है और इसे क्या कहते हैं? अपन असममित अणु कहते हैं। अणु की असममितता तथा दर्पण प्रतिबिंब का अणु पर अध्यारोपित न होना इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये चीज़ें अपन अभी पढ़ चुके हैं या मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जस्ट अपन रीड कर रहे हैं
कि कोई और इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ना छूट जाए उसके लिए, ठीक है। सममितता तथा असममितता हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में भी देखने को मिलती है। गोला, घन, शंकु, ग्लोब आदि सभी जो है वो क्या है, दर्पण प्रतिबिंब उनके समान ही होते हैं, यानी ये दर्पण प्रतिबिंब पर आसानी से क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे, है ना। और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती, जैसे अपना बायां हाथ दाएं हाथ के समान तो दिखाई देता है लेकिन अध्यारोपित नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे जो है एक दूसरे को ठीक से ढकते नहीं है। तो वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती क्या कहलाती हैं, कायरल कहलाती हैं। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, कायरलता कहलाते हैं। और कायरल अणु ध्रुवण घूर्णक होते हैं तथा वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एकायरल कहते हैं। भाई कायरल तो क्या है, जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो, और एकायरल क्या होती है, जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगी। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल, ये देखिए प्रोपेंटुऑल। प्रोपेंटुऑल का अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो हालांकि यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कायरलिटी नहीं है, यानी कायरल नहीं है, क्योंकि ये जो बीच वाला कार्बन है, हमने कहा कायरलता कब आती है, जब कार्बन की चारों संयोजकताओं पर अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़े हों। अगर आप देखें तो इस पे दो प्रतिस्थापी एक जैसे हैं, CH3, तो पहली बात तो यहाँ कायरलता होगी ही नहीं। कायरलता नहीं होगी तो यहाँ ये असममित नहीं है अणु, असममित नहीं है तो ये प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी यहाँ पर कोई भी त्रिविम केंद्र नहीं है, किरेल कार्बन नहीं है, असममित नहीं है, कुल मिलाकर के ये प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो बनेगा, वो तो नेचुरल सी बात है। दर्पण तो आप किसी के भी सामने रख दो तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये इसका दर्पण प्रतिबिंब हो गया। इस दर्पण प्रतिबिंब को अगर मैं 180 डिग्री पे घुमा देता हूँ तो आप देखिए ये पहली वाली संरचना वापस बन गई, क ख और ग 3 दिए में, तो क जैसी बन गई वापस ग, यानी ये क्या है, अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगा पूरी तरीके से। और जब अध्यारोपित हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एकायरल, और एकायरल है तो ये प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे, ठीक है। वहीं आप ये दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, ब्यूटेनटुऑल। यहाँ देखिए जो कार्बन है वो किरेल है ना, ये वाला, ये सेंटर वाला जो कार्बन है ये कायरल है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग यौगिक जुड़े हुए हैं। इसका दर्पण प्रतिबिंब देखिए ये रहा, ठीक है। उसको अगर अपन 180 पे घुमाएंगे तो ये मिलेगा, इसको देखिए इसके ऊपर अध्यारोपित करके तो ये अध्यारोपित नहीं होगा, ठीक है, ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। और अगर ये अध्यारोपित नहीं होते हैं इसका मतलब ये क्या है, इनेंशियोमर यानी प्रतिबिंब रूपी समावयवी है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी समावयवी कहलाते हैं, ठीक है, यानी इनेंशियोमर कहलाते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब रूपी समावयवी हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं, एक और टर्म है इसके अंदर, एक और वर्ड था, रेसमिक मिश्रण। देखिए कुछ यौगिक जो है, हमने कहा कि एक यौगिक है जिसके कुछ जो है दर्पण प्रतिबिंब है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं वो, यानी कि कुछ यौगिक जो है वो कुछ उसके क्रिस्टल जो है वो क्या कर रहे हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहे हैं, और कुछ क्रिस्टल जो हैं उसके समतल ध्रुवित प्रकाश को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे हैं। तो उनका दोनों का हमने क्या किया, जलीय विलयन बना लिया। दोनों में से जब हमने समतल ध्रुवित प्रकाश को पास किया तो हमने देखा कि एक प्रकार के क्रिस्टल तो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ रहे हैं और दूसरे प्रकार के क्रिस्टलों का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर मोड़ रहा है। अगर हम इन दोनों प्रकार के विलयनों को बराबर मात्रा में मिला दें, ठीक है, बराबर मात्रा में मिला दें, तो आप देखेंगे कि जो घूर्णन कोण था वो तो बराबर ही था, परिमाण में समान था परंतु दिशाओं में विपरीत था। तो अब जब आपने दोनों को बराबर मात्रा में मिला दिया, यानी 50-50% मिला दिया, अब उसमें से जब आप समतल ध्रुवित प्रकाश को निकालेंगे तो एक प्रकार का क्रिस्टल जो है वो क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर वही 40 डिग्री पर वो उसने क्या किया, घुमाया, तो दूसरा वाला जो क्रिस्टल है वो क्या करेगा, उसी समतल ध्रुवित प्रकाश को वापस
40 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर देगा। यानी +40 और -40 क्या रहा, 0। इसका मतलब इस प्रकार का विलयन जिसमें हमने दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के विलयन को 50-50% मिला दिया था, इस प्रकार के विलयन में से अगर हम समतल ध्रुवित प्रकाश को निकालते हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश जो है वो अघूर्णित ही बाहर आ जाता है, यानी वो बिल्कुल भी घूर्णित नहीं होता है। ठीक है, और इस प्रकार का जो मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं, रैसमिक मिश्रण कहते हैं। यानी दोनों प्रतिबिंब रूपों को समान अनुपात में मिलाने पर ध्रुवण घूर्णन जो है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम कहें तो ये है कि दोनों प्रतिबिंब रूपी थे, दोनों क्रिस्टल क्या थे, प्रतिबिंब रूपी एक दूसरे के, तो उन दोनों को समान अनुपात में मिला करके अगर उनका मिश्रण बनाएं तो वो जो ध्रुवण घूर्णन होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और क्योंकि एक समावयवी के द्वारा उत्पन्न घूर्णन को दूसरा समावयवी क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, और ऐसे मिश्रण को हम रैसमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अथवा रैसमिक अंशातरण कहते हैं। ठीक है, उसमें जो है इंटरकम्पनसेशन है ये। ठीक है, और जिस ये रैसमिक विलयन बनाने का जो मेथड है उसे हम क्या कहते हैं, रैसमीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें और 2-3 टर्म्स हैं, रिटेंशन है, धारण यानी कि जिसे हम कहते हैं धारण, और प्रतिलोमन, और रैसमिक मिश्रण। रैसमिक मिश्रण तो अभी हमने पढ़ लिया। देखिए धारण क्या होता है, अगर आप यहाँ देखें इस रिएक्शन में तो पहली बात तो देखिए जो सेंट्रल कार्बन है, यानी कि जो केंद्र का कार्बन है, पहली बात तो क्या है कि वो जो है अपन कह सकते हैं कि किरेल है, क्योंकि उसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग अणु जुड़े हैं। ये देखिए चारों संयोजकताओं पे एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, एक तरफ ये C2H5 है और ये CH2OH है। चारों संयोजकताओं पर अलग अलग यौगिक हैं, अलग अलग प्रतिस्थापी हैं, सॉरी। अब होता क्या है कि जहाँ से प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, यानी जहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये OH जहाँ से टूटेगा, अगर प्रतिस्थापित समूह उसी जगह आकर के लग जाता है तो इस प्रकार का जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, धारण कहते हैं। धारण मतलब रिटेंशन, यानी कि जो विन्यास है वो वैसा का वैसा ही है। किसका, उत्पाद का विन्यास क्रियाकारकों के विन्यास के एकदम समान है, यानी विन्यास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं धारण। ये देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया व रूपांतरण के समय एक असममित केंद्र के आबंधों के त्रिविम विन्यास की अखंडता बने रहने को विन्यास से बने रहने को हम क्या कहते हैं, धारण कहते हैं। ठीक है, यानी त्रिविम विन्यास की अखंडता बनी रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, धारण कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः किसी अभिक्रिया के दौरान यदि त्रिविम केंद्र से अबंधित कोई बंध नहीं टूटता तो उत्पाद में भी त्रिविम केंद्र के चारों ओर के समूहों का वही विन्यास होगा जैसा कि क्रियाकारक में था। अगर आप देखें तो ये त्रिविम केंद्र है ना, यहाँ से अगर बॉन्ड टूटता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ से बॉन्ड नहीं टूट रहा, उसके पास वाले कार्बन से बॉन्ड टूट रहा है, तो त्रिविम केंद्र पर से कोई भी बंध नहीं टूटता। तो उत्पाद में भी जो है त्रिविम केंद्र के जो चारों ओर की अपन कहें इसे आबंधित कोई बंध नहीं टूटता, तो उत्पाद में भी त्रिविम केंद्र के चारों ओर समूहों का वही क्या होगा, सामान्य विन्यास होगा जैसा कि क्रियाकारक में था। क्योंकि यहाँ से नहीं टूटा, यहाँ से नहीं टूटा तो ये पास वाले कार्बन से टूटा है, तो जहाँ से OH टूटा वहाँ से ये लाके जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया में धारण के साथ संपन्न होती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ये रिएक्शन है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि क्रियाकारक व उत्पाद में असममित केंद्र समान है। देखिए यहाँ पर जो असममित केंद्र है वो यहाँ है और उसका विन्यास भी समान है, किंतु उत्पाद में ध्रुवण घूर्णन का चिन्ह बदल गया है। आप देखिए ध्रुवण घूर्णन यहाँ माइनस में था, यानी ये लिवो रोटेटरी था, ये बाईं ओर मोड़ रहा है प्रकाश के तल को, और यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, यानी ये दक्षिणावर्ती है, यानी ये प्रकाश के तल को ये सीधे हाथ की तरफ दाईं ओर मोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि दो भिन्न यौगिकों का विन्यास असममित केंद्र पर एक समान होने पर भी ध्रुवण घूर्णन भिन्न
हो सकता है, ये ध्यान रखना। विन्यास भली समान है लेकिन दो अलग अलग अणु हो गई है। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। दो भिन्न यौगिकों का विन्यास, दो भिन्न यौगिक हैं, इनका जो विन्यास है वो असममित केंद्र पर एक समान है। असममित केंद्र यानी किरल कार्बन जो है उस पर तो इक्वल है दोनों का विन्यास, असममित केंद्र पर एक समान होने पर भी ध्रुवण घूर्णन भिन्न हो सकते हैं। एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक हो सकता है। नेक्स्ट, प्रतिलोमन, धारण, रैसमीकरण। देखो धारण आपको समझ में आ गया क्या होता है, जहाँ से टूटा है वहीं आकर के जुड़ना धारण। प्रतिलोमन क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर देखिए y जुड़ रहा है यानी प्रतिस्थापन हो रहा है और x हटेगा, जहाँ से x हटा वहीं y जुड़ जाएगा, तो ये तो धारण है, ये इस तरफ हुआ देखिए क में। और जहाँ से x हटा उसके बाद में ये अणु पूरी तरीके से पलट जाएगा 180 के डिग्री के एंगल पे और y दूसरी तरफ आकर के जुड़ेगा, इसे हम कहते हैं प्रतिलोमन। ऐसा किस में होता है भैया, SN2 में होता है, याद होगा आपको। SN2 में अपन ने कहा था प्रतिलोमन है और उसे हमने क्या नाम दिया था, वॉल्डन प्रतिलोमन भी नाम दिया था, क्योंकि वो चीज़ किसने देखी थी सबसे पहले, वॉल्डन नाम के वैज्ञानिक ने देखी थी, है ना, याद है आपको। तो यहाँ पर देखिए आप x देखिए किस तरफ है, लेफ्ट में, और ये तीन ग्रुप जो है वो किस तरफ है, राइट में। उत्पाद में देखिए y जो है वो किधर आ गया, राइट में, और तीन जो ग्रुप थे वो किधर चले गए, लेफ्ट में। यानी कि पूरा का पूरा विन्यास जो है वो क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, चेंज हो गया, इसे हम कहते हैं प्रतिलोमन। और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों चीज़ें यानी प्रतिलोमन प्लस धारण दोनों बराबर बराबर बन रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रैसमिक मिश्रण। ठीक है, उसे हम रैसमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, और रैसमिक मिश्रण जो है उसमें से प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश जो है वो कैसा होगा, अघूर्णित ही बाहर निकलता है। मैंने आपको अभी भी बताया था, क्योंकि एक रूप जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ेगा, तो दूसरा रूप जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर मोड़ेगा, और उनका जो बंद कोण है, एंगल है, वो इक्वल होगा दोनों का, क्योंकि समान परिमाण में होता है, परंतु विपरीत दिशाओं में होगा। तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो अध्रुवित ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इसे हम रैसमिक मिश्रण कहते हैं या रैसमीकरण कहते हैं। और रैसमिक मिश्रण जो है वो प्रकाशीय क्या होता है, असक्रिय होता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या हो गया, सीधा सीधा बाहर निकल गया, कहीं पर भी वो मुड़ा नहीं, तो इसलिए रैसमिक मिश्रण जो है वो क्या होता है, हमेशा जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, यानी अक्रिय होता है, प्रकाशीय अक्रिय होता है। अब बात करते हैं हम SN1 और SN2 की मैकेनिज्म की। देखिए SN1 और SN2 में ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। जब अंतर की बात करते हैं हम कि SN2 का क्रियाकारक अगर प्रकाशीय सक्रिय है तो उत्पाद भी क्या होगा, प्रकाशीय सक्रिय होगा, लेकिन क्रियाकारक और उत्पाद का जो घूर्णन है वो क्या होगा, बदल जाएगा। समतल ध्रुवित प्रकाश को जो वो घूर्णित कर रहे हैं वो क्या होगा, विपरीत दिशाओं में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पाद मिलता है वो क्या मिलता है, उल्टा। देखिए Br देखिए इस तरफ था, फ्रंट साइड से अटैक होगा नहीं, आप जानते हैं OH का अटैक किधर से होगा, बैक साइड से, और उस बैक साइड से अटैक होने पर क्या होगा, ये तीनों जो समूह हैं ये क्या हो जाएंगे, पलट जाएगा, और ये 180 के डिग्री पे चेंज हो जाएगा। और जिधर से Br हटा था OH तो उधर ही लग रहा है, OH वहीं लग रहा है जहाँ से Br हटा है, लेकिन ये पूरा का पूरा अणु क्या हो जाता है, पलट जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, यानी कि वॉल्डन प्रतिलोमन है ये। ठीक है, विपरीत दिशा से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, ऐसा किस में होता है, SN2 में होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रतिलोमन, पता ही है अपने को। रिटेंशन आप जानती हो कि जहाँ से कटा वहीं जुड़ जाए, और रैसमिक भी आप जानते हो कि दोनों प्रकार के उत्पादन है। SN1 में क्या होता है, आपको मालूम है कि SN1 में कार्बन का संकरण बदलता है। कार्बन ऐसा तो क्या है, टेट्राहेड्रल है, यानी चतुष्फलकीय है। ठीक है, चतुष्फलकीय कार्बन में आप देखेंगे कि कार्बन जो है, सेंटर कार्बन जो है वो पहली बात तो यहाँ किरल है, किरल कार्बन है क्योंकि उसकी चारों संयोजकताओं पे अलग अलग अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप देखें तो ये एक चतुष्फलकीय संरचना है जहाँ बॉन्ड एंगल कितना आता है, 109। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि इसका जो प्रथम पद होता है वो दर निर्धारक पद होता है, धीमा होता है, और उसमें हैलोजन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही हैलोजन बाहर निकला, क्योंकि ये ध्रुवीय विलायकों में हो रही है तो हैलोजन बाहर चला जाएगा,
और हैलोजन बाहर निकलते ही ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 संकरित हो गया, कार्बन का संकरण बदल गया। sp2 संकरण का मतलब क्या है कि कार्बन कैसा है, समतल है ना, एक ही तल में है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय है वो। अब त्रिकोणीय समतलीय है और साथ में उसमें क्या है, एक अनहाइब्रिड पी कक्षक यानी कि असंकृत पी कक्षक उसके अंदर उपस्थित है। देखिए त्रिकोणीय समतलीय जो संरचना होती है वो क्या होती है, एक ही तल में, यानी 3 बॉन्ड हैं एक तल में, एक तल में 3 बॉन्ड है तो उनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120, यानी यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120। संरचना कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय। और एक असंकृत पी कक्षक है, वो असंकृत पी कक्षक जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, यानी तल के लंबवत। अब ये देखिए ये तल है, ये देखिए HCH3C2CH2CH3 है ना, ये एक तल है। और ये जो पी कक्षक है असंकृत पी कक्षक, ये क्या होगा, तल के लंबवत होता है। अब इसमें देखिए OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, दोनों जगह से अटैक हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर जो उत्पाद बनता है उसमें से 50% तो रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है। देखिए आप OH ने अटैक किया है ना, जब ऊपर से अटैक किया तो देखिए ये उत्पाद बन रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्रियाकारक था, यानी जहाँ से हटा वहाँ जुड़ा, यानी ये क्या है, रिटेंशन यानी धारण। इस तरफ देखिए कि ये पलट गया पूरा, तो ये क्या है, इन्वर्जन यानी प्रतिलोमन। और ये दोनों ही क्या होते हैं, 50-50% बनते हैं। और जब ये 50-50% बनते हैं तो वो क्या कहलाता है, रैसमिक मिश्रण कहलाता है। तो ये भी एक अंतर है कि SN2 का जो उत्पाद होता है वो इन्वर्जन यानी प्रतिलोमन वाला होता है और वो प्रकाशीय सक्रिय होता है, लेकिन SN1 का जो उत्पाद होता है वो कैसा होता है, रैसमिक मिश्रण होता है और वो प्रकाशीय अक्रिय होता है। ठीक है, तो ये थी स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 SN2 की। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, नो डाउट पूरा नहीं आया होगा क्योंकि ये पूरा जो है 3D है, बोर्ड पे समझाते हैं तो भी बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अपन तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अपन उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोशिश कीजिएगा उसको पढ़ने की, बार बार सुनिएगा, समझने की, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपन किसी दिन जो है डाउट क्लास रखेंगे, सैटरडे वगैरह को डाउट क्लास रखेंगे, तो उसमें अपन इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और कल अपन करेंगे फिर अब विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, थैंक यू।